students, today we will discuss about diffraction at a rectangular slit or aperture. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टेट एज डिफ्रैक्शन के बारे में। तो अगर स्टेट एज डिफ्रैक्शन को देखें तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि हमारा ये एक एज है। अगर नीचे भी और ऊपर भी हम डबल एज बना दें तो एक तरह से हमारा ये रेक्टेंगुलर स्लिट की तरह काम करेगा। सो टुडे आर्टिकल विल बी डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट, और नॉर्मली इसको हम अपर्चर भी बोलते हैं। देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखिए पहले। हियर वी हैव सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट जहां से सोर्स से पास करेगी, देन इट विल पास थ्रू दिस अपर्चर। यहां पे ये जो ए बी पॉइंट है इसकी इतनी ओपनिंग है, इट मीन दिस ए बी विल एक्ट एज ए अपर्चर हियर। तो ये ए और बी जितनी वाइड ओपनिंग है इसको हमने अपर्चर बोला है। Then light from this source will pass through this aperture and fall on this screen. तो यहाँ पे हमारा सोर्स है, ये स्लिट या अपर्चर की पोजीशन है, या इसको रेक्टेंगुलर स्लिट भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्लिट। और लास्ट में हम क्या रखते हैं, स्क्रीन रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल में हमने स्टेट एज के बारे में किया था। तो स्टेट एज क्या था, एक ही एज था, तो जहां से लाइट पास हुई थी उसके कारण हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न उसका देखा था। तो अगर ये माने कि हमने एक एज यहां पे रख दिया और एक एज यहां पे रख दिया, तो इन दोनों एज के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आएगा, रेक्टेंगुलर स्लिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा, फ्रिंज कैसे आएंगी, इल्यूमिनेशन होगा या ग्रेजुअल फॉल इन इंटेंसिटी होगा। सो व्हाट वी विल गॉट ऑन द स्क्रीन, this all thing depend upon the width of the aperture, कि अपर्चर कितना वाइड है। अगर ये बहुत ही वाइड अपर्चर है तब क्या मिलेगा, कम वाइड है तब क्या मिलेगा, और बहुत ही नैरो है, पिन होल की फॉर्म में बहुत ही नैरो अपर्चर है तो तब हमें क्या मिलेगा। एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ए और बी वाइड अपर्चर, अपर्चर इतना वाइड नहीं होता है, इतने वाइड अपर्चर के साथ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना दिखाया गया है। अदरवाइज अपर्चर की तो बहुत ही फाइन ओपनिंग होती है, बहुत ही कम ओपनिंग होती है, इतनी 1 mm के पास या 1 mm से लेस, तब जाके हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। अगर बहुत ही वाइड अपर्चर है तो एक नॉर्मल इल्यूमिनेशन हमें मिलेगा, नॉर्मल इल्यूमिनेशन हमें मिलेगा। तो देखते हैं, here in this as A and B of the aperture will cast geometrical shadow above E and below F। ये क्या कह रहा है, ये A और B ये हमारे क्या है, एज हैं, इनके किनारा है, इसके नीचे हमारा ओपेक पोर्शन है, A और B के बीच में ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, फिर ऊपर इसका ओपेक पोर्शन है। तो A और B ज्योमेट्रिकल शैडो कास्ट करते हैं कहां पे, बिलो दिस पॉइंट F, यहां से जो रे जाएगी F के ऊपर, सो बिलो दिस पॉइंट F एंड अबव दिस पॉइंट E वी गॉट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ठीक है, बीच में क्या मिलेगा, इल्यूमिनेशन मिलेगा या डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द अपर्चर। सो एज A and B of the aperture will cast geometrical shadow above E and below F। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि E से ऊपर F के नीचे हमें ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन मिलेगा, एंड देयर शुड बी ब्राइटनेस इन द रीजन, यानी नॉर्मल इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस कहां मिलेगी, कौन से रीजन के अंदर, EF रीजन के अंदर ऑन द स्क्रीन। तो EF रीजन कौन सा हुआ, ये तो E और F के बीच में इस रीजन के अंदर आपको ब्राइटनेस मिलेगी या जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा। ठीक है, देन डिफ्रैक्शन पैटर्न विल डिपेंड ऑन द एक्चुअल विड्थ ऑफ द अपर्चर। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है, अपर्चर की विड्थ पे डिपेंड करता है। तो इसके 3 केसेस हम लेंगे। पहला केस जिसमें आएगा वाइड अपर्चर, दूसरा क्या आएगा, नैरो अपर्चर, तीसरा क्या आएगा, वेरी नैरो अपर्चर। तो तीनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट केस इज वाइड अपर्चर। जब ये अपर्चर बहुत ही वाइड है तो तब हमें क्या मिलता है, वी ऑब्टेन अनइक्वली डिफ्रैक्शन बैंड्स पैरेलल टू द एज ऑफ द अपर्चर विद पुअर कंट्रास्ट नियर E and F। ये कह रहा है कि हाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, कहां मिलेगा, E और F के आसपास हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो बीच वाले रीजन में फिर क्या होगा,
within the region EF and a uniform illumination, यानी ऊपर से देखें near as we obtain unequal diffraction band, एक तो diffraction band मिल गए parallel to the edge of the aperture with poor contrast near EF। तो पोजीशन हमें क्या मिलेगी, E और F के आसपास हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला है within the region EF, ठीक है, यानी EF के आसपास, एंड ए यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, यानी एक ब्राइटनेस मिलेगी इन द मिडल ऑफ द रीजन EF, यानी मिडल रीजन के अंदर आपको एक जनरल ब्राइटनेस मिलेगी। इसको थोड़ा सा यहां से समझ लीजिए, अगर ये वाइड अपर्चर है तो डिफ्रैक्शन जो होगा वो किनारे के आसपास ही होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो यही कहती है द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर और अपर्चर। तो अपर्चर कहां पे काम कर रहा है, यहां पे और यहां पे, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो इस एरिया में होगा और इस एरिया में होगा। ये बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे तो नॉर्मल जो लाइट जाती है वही जाएगी, यानी कि नॉर्मल इल्यूमिनेशन जो ब्राइटनेस है वही ऑब्टेन होगी हमें। तो अगर इसको इस डायग्राम से देखें तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पोर्शन है। जैसे ही हमारे एज आएंगे, एफ आएगा या ई आएगा, तो हमारे डिफ्रैक्शन बैंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन बैंड से मतलब मैक्सिमम मिनिमा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ई के आसपास भी डिफ्रैक्शन बैंड आएंगे, एफ के आसपास भी डिफ्रैक्शन बैंड आएंगे। ये कब तक आएंगे, जब तक हमारा ई और एफ पॉइंट ना आ जाए, यानी ये आपके जो डिफ्रैक्शन बैंड हैं वो ई और एफ के आसपास आएंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा, ई और एफ पॉइंट के बाद क्या होगा, जैसा हमने स्टेट एज में किया था, जैसे ही हमारी बाउंड्री आती है, जैसे ये बाउंड्री आती है, देन इंटेंसिटी विल फॉल ग्रेजुअली टू जीरो। इंटेंसिटी विल फॉल ग्रेजुअली टू जीरो एट दिस पॉइंट। तो इन पॉइंट के आसपास इंटेंसिटी जीरो को फॉल करेगी। इसी तरह से ऐसा इस तरफ आएगा, इंटेंसिटी विल फॉल ग्रेजुअली टू जीरो नियर टू दिस पॉइंट ई एंड एफ। ठीक है, तो तीन रीजन हुए, बीच वाला तो नॉर्मल इल्यूमिनेशन होगा, ई और एफ के आसपास आपके डिफ्रैक्शन बैंड आएंगे। ज्योमेट्रिकल सेल जो रीजन में जो ई से ऊपर और एफ से नीचे क्या है, इंटेंसिटी विल ग्रेजुअली फॉल टू जीरो, क्योंकि स्टेट एज की हमारी यही कंडीशन थी, यही मिला था। स्टेट एज कैसे मिलता था, जैसे कि अगर मान लो इधर से चलते हैं तो ऐसे आता था, जहां भी एज आएगा उसके बाद इंटेंसिटी जीरो हो जाती थी और उससे पहले हमें बैंड्स मिलते थे। ठीक है, सो इन ज्योमेट्रिकल सेट और रीजन दैट इज अबव ई एंड बिलो एफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन falls off gradually and rapidly to zero। तो सारी की सारी कंडीशन हमारी वही स्टेट एस की ही लगी, सारी कंडीशन वही क्या लगी है, स्टेट एस की। वीक पॉइंट है हमारे पास नैरो अपर्चर, कि इन केस ऑफ नैरो अपर्चर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा, इल्यूमिनेशन होगी या क्या होगा, वो हमें देखना है। देखो नैरो अपर्चर, जब व्हेन विड्थ ऑफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो इस चीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट कैसा, जब सोर्स की लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न से पास होके P पॉइंट के ऊपर जाएगी तब क्या होगा। सेकंड पॉइंट, जब सोर्स की लाइट एज से टकरा के E और F के आसपास होगी, यानी कि नियर टू E F, या इस रीजन के अंदर E और F के बीच में नियर टू S, वो हमारा सेकंड रीजन बनेगा। थर्ड रीजन कौन सा बनेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन अबव E एंड बिलो F। तो तीन पार्ट में डिवाइड करके तब हमने इसको स्टडी करना है। सो व्हेन इल्यूमिनेशन एट P, जब P के ऊपर इल्यूमिनेशन होगा देन वी गॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकंड पार्ट क्या बनेगा, नियर E एंड F विद इन द EF देन डिफ्रैक्शन बैंड विल बी ऑब्टेन्ड। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इक्वली स्पेस डिफ्रैक्शन बैंड ऑफ डिक्रीजिंग विड्थ एंड इंटेंसिटी। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी हमें क्या मिलेगा कि डिफ्रैक्शन बैंड मिलेंगे जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगे। यानी जो हमारा पहला केस था कि अपर्चर की विड्थ वाइड थी, उसी अपर्चर की विड्थ को हमने नैरो किया है। मान लो पहले आपका अपर्चर इतना था, अब इसको कम करके इतना लेके आए हैं, तो क्या होगा, देन दिस टाइप ऑफ पैटर्न विल चेंज टू दिस पैटर्न। एट पॉइंट P we got maxima and minima depend upon the number of half period John which we will consider. So we got diffraction pattern at point P and we got diffraction pattern near to E and F. E और F के आसपास भी आपको diffraction pattern मिलेगा। Geometrical shadow region के अंदर भी आपको क्या होगा, diffraction pattern मिलेगा। So
the full diffraction pattern will be obtained in case of narrow aperture. अब वन बाय वन इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन एट पॉइंट P। मान लो P पॉइंट के ऊपर इल्यूमिनेशन है तो कैसे है, तो इसको कंसीडर करने के लिए हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर दैट दिस AB कंटेन हाफ पीरियड जोन। ये A और B जो अपर्चर की विड्थ है इसमें हाफ पीरियड जोन लाई करती है। जैसे हमने स्टेट एस वगैरह में या जोन प्लेट से लेके अब तक हम करते आ रहे हैं कि हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं। So let us consider half period zone lie in the region AB। और इस AB रीजन को दो पार्ट में ब्रेकअप करता हूं। फर्स्ट वन इज AO प्लस OB, यानी इस AB रीजन को दो पार्ट में हमने ब्रेकअप कर दिया, AO एंड OB। इट मींस जितने हाफ पीरियड जोन इस रीजन में होंगे उतने ही हाफ पीरियड जोन इस रीजन में होंगे। तो लेट अस सपोज दिस AO region contain 5 half period zone, कि 5 हाफ पीरियड जोन है इसमें, तो 5 इसमें है तो 5 ही इसमें भी होंगे। ठीक है, तो पहला केस कौन सा लेते हैं, 5 हाफ पीरियड जोन या स्ट्रिक्स अगर हम कंसीडर करें कौन से रीजन के अंदर, AO के अंदर। AO के अंदर 5 हाफ पीरियड जोन है तो OB के अंदर भी 5 हाफ पीरियड जोन है। देन एम्पलीट्यूड ड्यू टू दिस हाफ पीरियड जोन, ये दोबारा से बताने की रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये एम्पलीट्यूड कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे आता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। सो दिस टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि पूरे AB अपर्चर का जब हम कंसीडर करेंगे हाफ पीरियड जोन तो टोटल 10 हो जाएंगे, तो 5 इसके 5 इसके, यानी एक का कर लो और उसको डबल कर लो। ये टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका है, दिस टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू फुल विड्थ ऑफ द अपर्चर AB। तो ये केस कौन सा है, व्हेन वी हैव कंसीडर 5 हाफ पीरियड जोन। हियर व्हेन वी कंसीडर 4 हाफ पीरियड जोन, देन व्हाट हैपन, इन केस ऑफ 4 हाफ पीरियड जोन द एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। इट मींस यहां पे सिर्फ हमारे 4 एलिमेंट हैं और यहां पे दिखाई दे रहा है प्लस माइनस करके आपस में जो इंटेंसिटी होगी इनकी मिनिमम आएगी। यहां पे हमारे 5 एलिमेंट थे तो 4 तक तो मिनिमम होगी, पांचवा क्या होगा, एडिशनल होगा। It means here we will got maxima. So in case of 5 half period zone we got maxima. In case of 4 half period zone we got minima. तो इसी तरह से अगर हाफ पीरियड जोन हम कंसीडर करते हैं, अगर हाफ पीरियड जोन हमारे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, it means if we have even number of half period zone then we got minima. Similarly, if we have odd number of half period zone we got maximum। ठीक है, तो P पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ये किससे पता लगेगा, हमारे हाफ पीरियड जोन इवन या ओड है वो चीज में बताएगी। Hence P is a maxima or minima as AB contains odd or even number of half period zone of each half of wavefront। Second point हमारा क्या रहेगा, अभी तो हमने इल्यूमिनेशन देखी P के ऊपर, सेकंड विल बी डिफ्रैक्शन बैंड नियर E एंड F। यानी E और F के आसपास आपके डिफ्रैक्शन बैंड कैसे बनेंगे, तो इसको हमें कैसे समझना है, ये देखो डिफ्रैक्शन बैंड नियर टू E एंड F। तो इसके लिए इसने क्या किया है, ये हमारे जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो P को हम P प्राइम पे लेके जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कहां पे लेके जाते हैं, P प्राइम पे लेके जाते हैं। तो जब इसको P प्राइम पे लेके जाएंगे, P के लिए पोल हमारा O था, सिमिलरली P प्राइम के लिए जो पोल का काम करेगा वो O प्राइम करेगा। ठीक है, तो O प्राइम हमारा डिवीजन पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर हमारा डिवीजन पॉइंट था, इतने नंबर इक्वल नंबर हमारे नीचे थे, इक्वल नंबर हमारे ऊपर थे। तो एक तरह से अगर इसकी बात करें तो जो हमारा पॉइंट बनेगा ये हमारा A होगा, ये हमारा O प्राइम होगा और नीचे जाएगा हमारा B तक। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगा वेवफ्रंट का। सो हियर जो आपका जाना है ये पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, तो इस तरह से हमने वेवफ्रंट को डिवाइड करना है। पहले तो हमारा इक्वल था, पहले तो सेंटर में था, तो 5 ऊपर लिए थे, 5 नीचे, या 4 ऊपर 4 नीचे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मान लो सिमिलर केस है, हम 5 हाफ पीरियड जोन कंसीडर करें या हम 4 हाफ पीरियड जोन कंसीडर करें, तो हमारा डिवीजन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आपने इसमें 1 हाफ पीरियड जोन कंसीडर किया
ए ओ प्राइम के बीच में अगर 1/2 पीरियड जोन कंसीडर है, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, this AB wavefront is changed to AO prime plus O prime B। टोटल हम यही रखते हैं कि 5 ऊपर 5 नीचे 10, 4 ऊपर 4 नीचे 8। तो इसी चीज को अगर हम कंसीडर करें क्या एक मिनट के लिए या टोटल 10/2 पीरियड जोन कंसीडर करके चलो, तो मान लो AO के अंदर आपके 1 है, तो O प्राइम B के अंदर कितने होंगे? 9 होंगे। ऑब्वियसली width of this is small and this width is larger। नेक्स्ट जो केस होगा आपका कितना हो जाएगा? 2 plus 8 होगा। उसके नेक्स्ट जो केस जाएगा वो कितना जाएगा? 3 plus 7 जाएगा। उसके नेक्स्ट कितना जाएगा? 4 plus 6 का जाएगा। उसके आगे 5 5 9। उसके आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? 5 plus 5 होंगे तो आपका वही P वाला पॉइंट आ जाएगा जो हमने कंसीडर किया था। तो 3 यहां तक चलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में ये पोर्शन आपका कौन सा है? ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन है। ये पोर्शन आपका कौन सा है? इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है। ये पोर्शन आपका कौन सा है? ऑड नंबर कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा है? इवन नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो E और F के ऊपर हमें मैक्सिमा या मिनिमा कब मिलेगा? when we have a combination of odd in terms of half pit zone। ये क्या बता रहा है कि A O प्राइम के अंदर 1 हाफ पीरियड जोन है, तो बाकी नीचे जो पोर्शन रहेगा उसके अंदर कितने बचे? 9। सिमिलरली A O प्राइम के अंदर 2 हाफ पीरियड जोन है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर कितने? 8 हाफ पीरियड जोन है। सिमिलरली 3 हाफ पीरियड जोन A O प्राइम के अंदर है, O प्राइम B के अंदर 7 है एंड सो ऑन। So we got odd number of combination, even, odd, even and so on। So when we got which? When we got even number combination, then we got minima। Similarly, when we got odd number combination, we got maxima। कब? When diffraction band near E and F। तो E और F के आसपास जब हमारी लाइट फॉल करती है उसमें डिफ्रैक्शन बैंड जो आएंगे उसमें मैक्सिमा मिनिमा किसमें आएगा? सिमिलरली इवन और ऑड की कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। ठीक है, अब बात आती है डिफ्रैक्शन बैंड इन ज्योमेट्रिकल सेट रीजन। ज्योमेट्रिकल सेट रीजन कौन सा? कि अबोव E क्या होगा और बिलो F क्या होगा। ठीक है, अबोव E क्या होगा और बिलो F क्या होगा। तो इसमें जो हाफ पीरियड जोन है वो कैसे कंसीडर होंगे? देखिए अबोव E, तो इसके लिए जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम P से लेके P प्राइम गए थे, अब P प्राइम से लेके P डबल प्राइम। It means our point of observation will be this one, P double prime। तो P double prime के हिसाब से जो हमारा पोल होगा वेवफ्रंट का वो कौन सा हो जाएगा? O double prime। ठीक है, तो O double prime के हिसाब से ये जो हमारा पोर्शन है वेवफ्रंट का, above this जितने भी हाफ पीरियड जोन होंगे those will not contribute to the illumination or diffraction pattern at the screen। यानी इससे ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो भी हाफ पीरियड जोन होगा आपको डिफ्रैक्शन देगा स्क्रीन पे, हो ही नहीं सकता। रादर यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक कहाँ पे? ए के ऊपर। तो ए और ओ प्राइम क्या है? अपर्चर है, तो यहाँ से ये हाफ पीरियड जोन को पास नहीं होने देगा। तो अबोव ए नो हाफ पीरियड जोन ऑफ द वेव फ्रंट विल कंट्रीब्यूट। इट मींस all the half period zone above this point A will be blocked by this aperture। Hence on this point P prime we got diffraction pattern only due to which portion? AB। तो AB के ऊपर से जो भी लाइट जाएगी सिर्फ उसके कारण ही हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ठीक है, AB के ऊपर AB अपर्चर से P प्राइम के ऊपर जो लाइट जाएगी सिर्फ उसके कारण ही हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। क्लियर? सिमिलरली नीचे हो जाएगा, ये सारे ब्लॉक होंगे तो इसके कारण ही जो यहाँ लाइट आएगी F के ऊपर उससे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमारा यंग डबल स्लिट में होता है, तो उसका जो मैथमेटिक्स करते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा बाकी चीजें साफ कर देता हूँ। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा? हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां तक जाना है? प्राइम तक जाना है, पॉइंट P प्राइम। ठीक है, तो A से जो रे जाएगी P के ऊपर, A से जो रे जाएगी P के ऊपर और B से जो रे जाएगी P के ऊपर वो हमें देखनी। ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू गॉट द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? इतना होगा। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी, वो सिमिलर टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होंगे।
So diffraction band in geometrical set origin, it means point of observation P will be moved to P prime. The strips between A and O prime are cut off and another strip will be considered. तो इसमें पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है as usual, this distance is considered as capital D and this distance is considered as slit width या aperture width small d, और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P से ऊपर P डबल प्राइम हमारा कितना गया है उसको डिस्टेंस देंगे x, ठीक है। तो ये अगर परपेंडिकुलर डालें दिस वन विल बी द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? P डबल P प्राइम माइनस A डबल P प्राइम। सो दिस पाथ डिफरेंस विल बी P डबल प्राइम माइनस A P डबल प्राइम, सिमिलरली P डबल प्राइम माइनस A P डबल प्राइम। सो दिस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये कंडीशन सेट करके आ चुके हो मैक्सिमा मिनिमा की। इवन के केस में मिनिमा है, ओड के केस में मैक्सिमा। So for this condition 2n minus 1 lambda by 2 this is for maxima and 2n multiple of lambda by 2 even multiple of lambda by 2 that is minimum. तो जैसा हम इंटरवल शिफ्ट में करते थे this path difference will be equal to xd upon capital D। ये क्या हमारा path difference है, so that this path difference will be equal to xd upon capital D। किसी एक को ले लेते हैं, मान लो xd upon capital D किसके इक्वल? इवन वाली कंडीशन ले लेते हैं तो 2n lambda by 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x d upon capital D will be n lambda। और अगर हमें x निकालना है so this x will be d n x upon d, ठीक है, d n x upon d। तो बीटा हमें क्या मिलेगा? बीटा क्या निकालते हैं? xn plus 1 minus xn, यानी कि कंसेक्यूटिव राइट या डार्क फ्रिंज की जो विड्थ होती है उसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सो फ्रिंज विड्थ इन दिस केस विल बी lambda d upon d। so beta is equal to lambda capital D upon small d। तो ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, ठीक है। so that's all about narrow aperture। अब जो थर्ड केस इसमें बचता है, थर्ड केस कौन सा है? वेरी नैरो अपर्चर का बचता है। वेरी नैरो अपर्चर के अंदर क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में हमें इल्यूमिनेशन मिलती है, सेंट्रल पोर्शन में हमें इल्यूमिनेशन मिलती है वेरी नैरो अपर्चर। इसमें क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन है या सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट P के ऊपर आपको इल्यूमिनेशन मिलती है, स्मॉल इल्यूमिनेशन, और जो आपके E और F के पॉइंट होते हैं या ज्योमेट्रिकल सेट ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं E एंड F ज्योमेट्रिकल सेट ओरिजिन, तो ज्योमेट्रिकल सेट ओरिजिन के अंदर आपको डिफ्रैक्शन बैंड मिलते हैं जैसा हमने अभी बताया इसी के अकॉर्डिंग। सो इन E एंड F वी गॉट डिफ्रैक्शन बैंड एंड इन द सेंट्रल पोर्शन बहुत ही नैरो अपर्चर है तो सेंट्रल पोर्शन क्या आपको स्मॉल इल्यूमिनेशन या नॉर्मल इल्यूमिनेशन मिलती है। दैट्स ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। Thank you.